चलिए मैं ये गुप्त साम्राज्य स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए हम गुप्त साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयोग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी में था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। ठीक है, इसके बाद है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। इसके बाद है समुद्रगुप्त विष्णुगुप्त का उपनाम था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। इसके बाद समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशास्ति लेख की रचना की। नोट में हम देखते हैं, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। साहब यानी कि कह रहा है कि साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। इसके बाद है अनुसूची के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, कोशकार, शंकु वास्तुकार, बेताल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर, खगोल विज्ञानी एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधिवर्गहित सचिव वीरसेन स्वमतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त 415 से 454 ईस्वी में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 555 से 567 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुंदरवन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने परनद को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिनके शासक को गोप्तना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरीक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा तथा द्वारा संचालित होता था।
ग्राम सभा का प्रमुख मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपात में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। इसके बाद है गुप्त काल में बलात् श्रम विशिष्ट राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जिसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, जैसे कि क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वस्तु यानी वास्य करने योग्य भूमि, चरागाह भूमि यानी पशुओं के चार योग्य भूमि। इसके बाद शील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी। अपरहत यानी ऐसी भूमि जो जंगल होती थी। सिंचाई करने के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को जोष्टक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है। विष्णु मंदिर जो है ना तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भुमड़ा नगौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर जो नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर जो है ना दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है शिव मंदिर खो नगौद मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है शिव मंदिर हो गया भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर जो है ना भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश ईंटों द्वारा निर्मित है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कौन सा राजा ने? तो यह है गुप्त राजाओं ने। ठीक है, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन यक्षवल्ल्य स्मृति से मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति से मिलता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग उनके अनेक देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, इसके बाद पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उनके इसे राजधर्म बनाया गया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिह्न था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर है का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरनसन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बौद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्मीकरण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उदित किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा में संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्या पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। एक है मित्रभेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रनाश और पंचमा है परीक्षा करिवक्त। इसके बाद है हम देखते हैं आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
ब्राह्मी ने बृहत संहिता, पंच संहिता, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता ने नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। इसने एक घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी वास्तव में ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में ने पशु चिकित्सा का हस्त्यायुर्वेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्त काल में ही की। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। यक्षवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की साजना के लिए स्मरणीय है। भाष्म के 13 नाटक इसी काल में है। शूद्र का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गारी, जिसने निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में उत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम की कथा है। प्रथम भारतीय रचना है जिनका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। जैसे कि भगवत गीता सांस्कृतिक उपाधियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट: नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलो, यानी कि है जो ना, वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। चलिए हम अगला में देखेंगे 22 में वटाकट राजवंश। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।